Namaste. In this Union Budget 2017, a lot of emphasis have been laid on reduction of cash transactions. The government wants that more and more transactions should be done by the modes other than cash due to the effect of demonetization and other things, and which is good for the economy as a whole. So various provisions have been brought in where the cash transactions are prohibited. Start with the deduction under section 80G, that is for the receipt for a donation for a charitable trust, institutions and others. Suppose there is a trust who is registered under section 12A or other conditions getting a deduction under section 80G and it receives a donation by cash. पहले जो लिमिट थी जो वो कैश में डोनेशन ले सकता था वो 10,000 की थी, उसको घटा के 2,000 कर दिया। एक चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेशन तो कैश में 10,000 क्या 50,000 का भी ले सकता है, परंतु उसको 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। एंड फॉर सेक्शन 80G द डोनेशन, the benefit of section 80G would be not given if the donation is received for an amount exceeding rupees 2,000 in cash with effect from assessment with effect from 1/4/2017। डोनेशन वो कैश में, मैं बार बार यही कह रहा हूं, डोनेशन वो ले सकता है पर जो डोनेशन दे रहा है उसको 80G का बेनिफिट नहीं बनेगा। लेकिन साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा सेक्शन 115 बीबीसी है एनोनिमस डोनेशन, कहीं उसके अंदर ना फॉल कर जाए, उसकी कंडीशंस के अंदर जो डोनेशन दे रहा है उसकी एनोनिमिटी होनी चाहिए, किसने डोनेशन दिया उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। द अनदर इंपॉर्टेंट restriction which has been placed for expenditure to be made in cash। पहले लिमिट थी सेक्शन 48(3) के अंदर कि अगर कोई भी 20,000 रुपए से ऊपर की कोई एक्सपेंडिचर करेगा तो वो एक्सपेंडिचर इन कैश करेगा, अदर देन कैश मोड में अलाउड है। अगर कैश में करेगा तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सपेंडिचर वुड बी डिसअलाउड। वो लिमिट 20,000 से कट के 10,000 कर दी गई है। जो ट्रांसपोर्टर्स है उनकी लिमिट 35,000 है, उसको रिटेन किया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। एक सेक्शन है 40A3A के अंदर मान लीजिए आपने परचेस में इस साल की, एक्सपेंडिचर इस साल इनकर किया बट पेमेंट इस साल नहीं की, पेमेंट आपने नेक्स्ट ईयर्स में की। जो नेक्स्ट ईयर्स में की अगर आपने उसके अंदर भी 20,000 से ऊपर की पहले पेमेंट की और 1 अप्रैल से 10,000 से ऊपर की पेमेंट की तो उस साल में उसकी डीमिंग इनकम मानी जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये खर्चा पूरा का पूरा अलाउ नहीं होगा कैश का 10,000 रुपए और उससे ऊपर 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सेक्शन 40A3 के लिए एक रूल है, रूल 6DD कि कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड है कि इनको आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, इस कंडीशन में पेमेंट कर सकते हैं। वो रूल अभी भी मेंटेन्ड है एज इट इज। अभी तक एक्सपेंडिचर को ही लिमिट किया गया था। ये पहली बार है कि अब कोई भी असेसी जो कि बिजनेस में है और अगर वो अपना एसेट कैश में खरीदता है एक्सीडिंग रुपीज 10,000 तो वो जो एक्सपेंडिचर उसने 10,000 में इनकर किया फॉर एक्वायरिंग दैट एसेट दैट वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट। मान लीजिए आपने मोबाइल फोन खरीदा, एप्पल खरीदा 60,000 रुपए का और उस पर आप डेप्रिसिएशन लेना चाहेंगे 1 अप्रैल 17 के बाद, आपको नहीं मिलेगा। आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं 10,000 रुपीज पर पर्सन पर डे, अगर आपने उससे ज्यादा का पेमेंट किया तो दैट अमाउंट वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट और आपको उस अमाउंट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा 1 अप्रैल 2017 से। तो ट्राइंग टू फोर्स पीपल दैट दे शुड इनकर द एक्सपेंडिचर मोर बाय अदर देन कैश एंड नॉट द कैश। तो एक्सपेंडिचर तो पहले था और इसके अंदर अभी रूल 6DD एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 40A3 में है। तो इसके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई थिंक सो कि रूल 6DD की तरह आ जाना चाहिए कि in case of capital acquisition of capital assets also rule 6DD की जो conditions है that should be applicable। Similarly for 35AD section जो specified businesses हैं उस केस में जो हमको capital expenditure का benefit मिलता है या revenue expenditure का हमको benefit मिलता है, in both the cases जो हमारी cash की restrictions थी अब इसके अंदर cash की restriction 10,000 रुपीज पर पर्सन पर डे वो भी impose कर दी गई है 1 अप्रैल 2017 से। एक ये प्रोविजन है सेक्शन 269 ST जिसका कि बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो कि सिट कमिटी ने, जो सिट ने बोला था कि एक होना चाहिए कंट्री के अंदर कि 3 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए।
तो उसके लिए एक अमेंडमेंट, एक प्रोविजन लेके आए हैं कि कोई भी पर्सन जो कि कैश रिसीव करता है 3 लाख रुपए से ऊपर, 3 लाख रुपए से ऊपर कैश रिसीवर के ऊपर है, पेयर के ऊपर नहीं है, रिसीवर के ऊपर है, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, सबसे मिला के उस पर्सन से एक दिन में टोटल मिला के 3 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 3 लाख रुपया नहीं होना चाहिए, और तीसरा आपका कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन 3 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कोई एक इनवॉइस रेज किया 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए के अगेंस्ट आप 10-10 हजार रुपए की कैश रिसिप्ट रिसीव कर रहे हैं, तो उस 5 लाख के अगेंस्ट आपको 5 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगेगी। एक नया सेक्शन पेनल्टी का इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इन दिस केस अगर आपका गुड्स या सर्विसेज 2 लाख रुपए से ऊपर है तो सेक्शन 206 के अंदर आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना है 1%, और अगर पैन नहीं है तो नया प्रोविजन आया उसके हिसाब से 5%, तो आपको वो टीसीएस भी कलेक्ट करना है, और अगर आपने कैश में रिसीव किया तो आपको उसको उतनी अमाउंट की ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर करने में कोई इशू नहीं है, जो रिसीव कर रहा है उसी को इशू है। अगर मैं अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में कोई भी 10,000 से ऊपर करूंगा तो उनको एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। तो नॉर्मली वो जो रिसीवर होगा वो भी आपका 10,000 रुपए से ऊपर का कैश लेगा नहीं नॉर्मली, क्योंकि उसको मैं अपने बिजनेस में अपना एक्सपेंडिचर डालूंगा, वो अपनी इनकम में डालेगा। तो ये नॉर्मली मेरे हिसाब से किस केसेस में होगा, ये उन केसेस के अंदर होगा जिस केस के अंदर मेरे को बिजनेस के एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, पर्सनल होंगे, मैंने व्हीकल खरीदा, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, या मैंने कोई शादी में या किसी और ओकेजन के अंदर बर्थडे में मैंने एक्सपेंडिचर की, मैंने एक्सपेंडिचर किए, मैं कैश करूंगा खर्चा, मेरे को अपने एक्सपेंडिचर बिजनेस पे क्लेम नहीं करना, मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है। बट जो रिसीवर है उसकी वो बिजनेस रिसीप्ट है, उसकी बिजनेस रिसिप्ट है। अगर वो 3 लाख रुपए से ऊपर पर पर्सन पर डे ऑन इवेंट रिसीव करेगा तो उसको उतने अमाउंट की पेनल्टी दी जाए। हाउएवर दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन स्पेसिफाइड पर्संसेस, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बैंक, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक, और एन अमाउंट रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन सेक्शन 269(s). Now suppose a person gives a loan, तो लोन के केस के अंदर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा कैश का, 269(s) हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 269(s), तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो चाहे आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है चाहे कोई भी है, वो आपके 269(st) में कवर्ड नहीं होगी, वो ऑलरेडी आपके 269(s) के अंदर कवर्ड है। एक बहुत बड़ा इशू जो इसके अंदर आ रहा है कि क्या जो मैं बैंक से अपना पैसा लूंगा, विल दैट बी कवर्ड अंडर दिस? मान लीजिए मेरा बैंक के अंदर अमाउंट पड़ा है और मैंने 5 लाख रुपए उससे कैश विड्रॉ किया, विल दिस बी कवर्ड हियर एंड आई वुड हैव टू पे पेनल्टी ऑफ ₹3 लाख? इन माय व्यू नो, इट इज माय ओन मनी। मैंने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ में लिया, मैंने किसी से कोई रिसीव नहीं किया, इट इज माय ओन मनी। कभी हमारे कोलीग्स के क्वेरीज आई, इट इन केस इट इज एन ओडी अकाउंट और इन केस इट इज अ term loan or a CC limit, then it becomes a loan, and in that case the provisions applicable would be not 269(st) but 269(s). So in my view, any amount received from a bank would not be covered out here. Still, a lot of queries are being raised. I suppose a suitable amendment would be issued by the civility. The penalty would be levied under section 271(da) up to the amount of the total amount received. Now again, the penalty would be levied by the income tax department following the relevant provisions. So the transaction has to come to the notice of the department, and only when they have done their inquiry and found that the contravention has been made, the penalty would be levied under section 271(da). But overall, by restricting 10,000 the expenditure, the capital expenditure, and this 3 lakhs, the ATG 2,000 rupees, all these things would reduce the cash transactions, and which should be very beneficial for the country as a whole in the long run. Thank you very much.